अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ मोहम्मद रिहान सफ़दर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल WH मैथमेटिक्स ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, आज हम लोग जो है वो जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम 4 लेमस करवाए थे, 2 लेमस एक वीडियो में करवाए थे और 2 लेमस एक वीडियो में करवाए थे। तो उनके आगे मैंने फिर बताया था कि अब हम लोग मतलब इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन पहले जो है वो प्रूव करेंगे उसको उसके लिए जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो अब आज हम लोग उसको प्रूव करने जा रहे हैं। पहले आप लोग वो 4 लेमस देख कर आए, उन 4 लेमस को बड़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। तो वो 4 लेमस आप लोगों को समझ आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर ये प्रूफ कोई मुश्किल नहीं होगा। तो अब हम लोग इस प्रूफ को शुरू करते हैं। तो आज उम्मीद है आज हो सकता है छोटा सा लेक्चर हो, क्योंकि ये छोटा सा इतना कोई लेंथी प्रूफ नहीं है इसका। तो आज इसी को ही करके फिर आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है वो बीटा फंक्शन को शुरू करेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग लाजमी जो है वो मतलब कन्वर्जेंस ऑफ जो है ना गामा फंक्शन की यूट्यूब पर काफ़ी लेक्चर्स इस पे अच्छे अच्छे मौजूद हैं। तो आप लोग वहाँ से पहले इसकी कन्वर्जेंस को देख कर आएं, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि रियल जी जो है, क्योंकि अगर मैं वो कन्वर्जेंस आप लोगों को अभी करवाने लग जाऊँ तो जो मतलब उस पे एक और लेक्चर अलहदा बनेगा। तो इसलिए बेहतर आप लोग यही है कि आप लोग यूट्यूब से पहले ना मतलब वो लेक्चर एक दफ़ा देखें। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि रावीना ट्यूटोरियल्स चैनल का नाम है। तो उसके ऊपर बड़ी अच्छी और बड़ी डिटेल में मतलब यानी कि कन्वर्जेंस जो है वो करवाई हुई है इसकी गामा फंक्शन की। तो आप लोग पहले वहाँ से इस गामा फंक्शन की कन्वर्जेंस को देख लें, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि ये रियल जी ग्रेटर देन 1 क्यों लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर भी देख लें, और अगर नहीं जानना चाहते तो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो हम लोग इसका प्रूफ शुरू करते हैं जी। अब प्रूफ क्या कहता है उसकी स्टेटमेंट, जिस तरह आप लोगों को गामा फंक्शन मैंने पहले लेक्चर में डेफिनेशन करवाई थी, दोबारा मैं आप लोगों को विज़िट भी करवा देता हूँ। मैंने ये डिफ़ाइन करवाया था कि गामा ऑफ जी कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए गामा ऑफ जी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी की पावर z-1, जहाँ z एक कम्प्लेक्स नंबर था और इसकी कन्वर्जेंस जो थी वो रियल जी ग्रेटर देन 0 के ऊपर थी। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये x ग्रेटर देन 0 थी, और जो उसमें करवाया हुआ है उसमें n लिया हुआ है, तो वो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए प्रूव करता है करती हैं। तो अब हम लोग इसका प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ बड़ा ऑब्वियस और सिंपल सा प्रूफ है इसका जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को क्या करेंगे कि दूसरी साइड पर ले जाएंगे, और इस डिफरेंस को मतलब इसको इसको या यूँ कह लें, इसको दूसरी साइड पे ले गए, इसको दूसरी साइड पे ले जाएगी बात है। तो इसको हम लोग दूसरी साइड पे ले गए, तो ये एक टर्म बन गई हमारे पास। ठीक हो गया। अब इस टर्म को हम इक्वल टू 0 अगर प्रूव कर दें तो हमारा रिज़ल्ट प्रूव हो जाएगा। हम लोगों को कोई जो है वो मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं आएगी। हम लोग सिर्फ ये कह दें कि हम लोग इसको उधर ले गए हैं, अब इस डिफरेंस को हम लोग 0 के बराबर प्रूव कर दें, जिस तरह भी करके अब हम लोग प्रूव करेंगे बेसिकली। तो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, नो दैट RHS कन्वर्जेस, RHS ऑफ 1 कन्वर्जेस। अब ये जो RHS है, ये वाली साइड, ये कन्वर्ज करते हैं। ये कन्वर्ज कहाँ पर किस तरह करते हैं, तो वो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग पहले वो कन्वर्जेंस की चेक कर लें, मतलब पढ़ के आए, तो आप लोगों को इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब हमारे पास क्या हो गया, एज वी नो दैट RHS ऑफ 1 कन्वर्जेस। अब ये कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब इसको दूसरी साइड पे ले गए, कन्वर्ज करती है। इस रीज़न से कन्वर्ज नहीं, मतलब इस रीज़न से नहीं ले गए कि कन्वर्ज करती है तब हम लोग इधर ले गए। हम लोग वैसे ही बस बता रहे हैं एज एन इन्फॉर्मेशन कि हम लोग, क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, जब लास्ट में हम लोग सिंप्लीफाई करके बिल्कुल लास्ट पे चले जाएंगे तो वहाँ पर इस लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से मैंने बात की है आप लोगों को। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग इसको दूसरी साइड पे ले गए, तो दूसरी साइड पे ले गए, अब इसको डिफरेंस को हम 0 के बराबर प्रूव करेंगे। अब हम लोगों ने लेमा 4 जो था, लेमा 4 क्या पढ़ा था, मैं पहले आप लोगों को लेमा 4 दिखा देता हूँ। ये हमारे पास लेमा 4 था कि n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और रियल जी ग्रेटर देन 0 होगा, तो z चूँकि कम्प्लेक्स नंबर ही होगा ऑब्वियसली। ये जो कैपिटल Z लिखा हुआ है ये आप लोगों के पास है Z सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, और ये स्मॉल z लिखा हुआ है ये आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो गामा z इस लिमिट के बराबर था। ये आप लोगों को जो लेमा 4 में मैंने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ पढ़ाई थी, बड़े डिटेल में हम लोगों ने इसका प्रूफ भी किया था। बड़ा सिंपल सा, बड़ा मतलब यानी कि सादा सा प्रूफ था, बस थोड़ा लेंथी था लेकिन बड़ा सादा सा प्रूफ था। तो पहले आप लोग को प्रूफ भी देख लें। अब हम लोग क्या करते हैं जी, इसके आगे लेमा 4 का हवाला दिया हुआ है जी। तो
हाँ जी। तो अब लेमा 4 के मुताबिक हमारे पास क्या होता है, अब लेमा 4 इट फॉलोज़ ये किस तरह लिखा हुआ है, अब हम लोग इसको देखते हैं। मैं आप लोगों को अगर मैं पहले मतलब यानी कि अब हम लोग क्या करने लगे थे, अब हम लोगों ने यहाँ पर गैम ऑफ जेड की वैल्यू लगाई है, ठीक है। अब अगर आप लोग देखें नोट करें तो आप लोगों के पास जो गैम ऑफ जेड इस लेमा 4 के अंदर था वो क्या था, लेमा 4 के अंदर जो गैम ऑफ जेड था वो इस लिमिट वाले आंसर के बराबर था। तो जो उसमें उस डिफरेंस में गैम ऑफ जेड है, उस गैम ऑफ जेड की जगह हम लोग ये वाला लिमिट वाला आंसर लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा देखें। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी की पावर जेड माइनस 1, ये वही पिछली टर्म आ गई और इस माइनस की जगह ये लिमिट लगा दी। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 से एन 1 माइनस टी ओवर एन होल पावर एन टी की पावर जेड माइनस 1 डी टी, ये वाली वो लेमा 4 से हम लोगों ने गैम ऑफ जेड की वैल्यू लिखी है। अब क्या किया, लिमिट को दोनों तरफ बाई ले गए। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन होगा जो कि मैंने भी किया था जब मैंने ये पढ़ा था। तो क्वेश्चन ये था कि अब लिमिट यहाँ पर n है तो हम इसको 0 से इन्फिनिट बना के हम लोग दोनों लिमिट को इकट्ठा कर दें, साइड पे कर दें, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया हुआ, मतलब मैंने लिमिट इक्वल ले गए हैं। अब मैंने इसको एज अ कांस्टेंट कंसीडर किया। कांस्टेंट इस वजह से कंसीडर किया है बिकॉज कि लिमिट जो है वो सिर्फ इस वाली टर्म के साथ लगी हुई है। इस वाली टर्म के साथ तो लिमिट हाँ आप लगा सकते थे, बट एज अ वैल्यू अगर देखें तो इसके साथ लिमिट नहीं लगी हुई, सिर्फ इसके साथ लिमिट लगी है। तो इसका मतलब कि इस लिमिट के लिहाज से ये एक कांस्टेंट नंबर बनेगा या कांस्टेंट इंटीग्रल बनेगा। तो इस वजह से जब लिमिट बाहर लेगा तो इसकी वजह से यहाँ पर हम लोगों ने इसको एन नहीं किया, इसको 0 से इन्फिनिटी ही रखा और ये 0 से एन वही बन गया, 0 से एन है, 0 से n 1 माइनस टी इसी तरह बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 0 से इन्फिनिट वाली को अब हम लोग 0 पे n पे तोड़ेंगे, फिर हम लोग लिमिट में इसको शामिल कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हम लोगों ने लेमा 4 की वैल्यू, लेमा 4 के ज़रिए गैम ऑफ जेड की वैल्यू लिमिट वाली ये पुट की। फिर हम लोगों ने क्या किया, लिमिट को हम बाहर ले गए, इसको भी लिमिट के अंदर रख दिया। हालाँकि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इसको भी लिमिट n इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिट 0 से n बना के, यानी लिमिट n इज़ इक्वल टू 0 इसी तरह का बना के हम लिमिट भी और ये भी इनको एक इंटीग्रल के अंदर लिख लेते। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन लिमिट सिर्फ इसके ऊपर दी हुई है। मतलब अभी इस शक्ल में आप लोगों ने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, इस शक्ल में लिमिट सिर्फ इस नंबर इस चीज़ के ऊपर दी हुई है। तो इसका मतलब n इसमें तो है ही नहीं। जब इसमें n है ही नहीं तो लिमिट के लिहाज से ये कॉन्स्टेंट डील किया जाएगा। तो इस वजह से इस पर लिमिट लगाएं ना लगाएं की बात है, तो इस वजह से हम लिमिट के बाहर ले गए। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, यानी मैं मिसाल है इसको ज़रा स्पेसिफिकली आप लोगों को बता भी देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली हुआ यह है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए सम कांस्टेंट है प्लस मिसाल है मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ एन, एन का फंक्शन है। ठीक है, तो अब इस आंसर क्या होगा, ए प्लस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन, ये आंसर होगा। क्योंकि ए कांस्टेंट है, इसके अंदर एन वाली टर्म नहीं आ रही तो इसके लिमिट पे कोई असर नहीं होगा। अब यही काम बेसिकली ये काम इधर हुआ है। ठीक हो गया। अब ये वाला ए का रोल अदा करेगा ये वाला इंटीग्रल, और इस एफ ऑफ एन का ये रोल अदा करेगा ये वाली टर्म, ये एन वाला इंटीग्रल। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर लिमिट एन अप्रोचेस टू जो है वो सॉरी 0 से एन आ गया, और ये आप लोगों ने दोनों इंटीग्रल इकट्ठे कर लिए। अब इस इंटीग्रल को आप तोड़ेंगे, अब इसमें एन आ जाएगा और अब इस पर लिमिट लगेगी। अब इसको 0 से n तोड़ लिया, मतलब n कहीं पे 0 से इन्फिनिटी के दरमियान कोई n वैल्यू थी, आपने उस पर तोड़ लिया। इसी तरह 0 से n आ गया, फिर n से इन्फिनिट, और माइनस का साइन इस वजह से लगेगा, सॉरी प्लस का लगना चाहिए था। मैं एक मिनट आगे देख लूँ, ठहरिएगा। हाँ जी, चलिए इधर माइनस का ही लगेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इधर माइनस का लगना था या प्लस का लगना था। आगे जो ही प्रूव होगा तो आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो अब हम लोगों ने इसको स्प्लिट कर लिया, तो मतलब यानी कि इंटीग्रल को दो वैल्यूज़ में तोड़ लिया। तो इसके बाद अब 0 से n वाली दो इंटीग्रल सेम है, इन दोनों इंटीग्रल्स को एक इंटीग्रल में हम लोग कर लेंगे। मतलब अब लिमिट तीनों पे अलग अलग कर ली। अलग अलग करने के बजाय आप लोग ये कर लें कि आप लोग मतलब अब लिमिट चले, ठीक है सही हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने लिमिट तीनों पे अलग अलग कर ली, क्योंकि लिमिट तीनों पे समीशन के अंदर या सब्सट्रैक्शन के अंदर अलग अलग हो सकती है, तीनों पे अलग अलग कर ली। अब ये लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब ये वाली सारी सेम रही, ये वाली भी सेम रही। अब हुआ क्या है यहाँ पे, जो ये सेकंड वाली टर्म थी, ये जो सेकंड वाली टर्म थी, इसके अंदर अगर एन की जगह इन्फिनिट लगाते हैं, लिमिट सेम हो जाएंगी। जब लिमिट्स सेम हो जाएंगी तो ये लिमिट सेम होने की वजह से ये सारे का सारा जीरो हो जाएगा, जिसको मैंने एंड पे लिखा हुआ है। और बाकी दो चीज़ें जो हैं वो आप लोग लिमिट करके एन वाले इंटीग्रल में इकट्ठा कर लेंगे।
ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो इधर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, इधर एन आना चाहिए था, इधर इन्फिनिट नहीं है, एन है। क्योंकि देखें ना, दोनों इंटीग्रल सेम है। जब दोनों इंटीग्रल सेम है तो आप लोगों ने लिमिट जब बाहर ले गए हैं तो आप लोगों ने क्या किया, सिंपली कि आप लोगों ने इसको और इसको इंटीग्रल में ही रखा। हालांकि मतलब अगले स्टेप के अंदर हम लोग इंटीग्रल को भी सिंगल बनाएंगे। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, लिमिट को सिर्फ बाहर लेके गए हैं। ये वाली एन, इस लिमिट की जगह एन की जगह इन्फिनिट लगाने की वजह से लिमिट सेम हो जाएगी, तो इसको ख़त्म करके ये ज़ीरो हो गई। तो ये वाली और ये वाली इसको लिमिट में इकट्ठा कर लिया हम लोगों ने। अब आगे हम लोगों ने क्या किया, हाँ जी, अब आगे हम लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ हम लोगों ने मॉड वैल्यू ले ली, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। इस तरफ भी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है। मतलब जो ये वाली तरफ किसके, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड चलती आ रही है वो ये वाली चीज़ चलती आ रही है। अब क्या करेंगे, इसकी भी मॉड वैल्यू ले लेंगे और इसकी भी टोटल मॉड वैल्यू। ये तो वैसे ही ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब इसकी भी मॉड वैल्यू और इसकी भी मॉड वैल्यू जब आएगी तो आप लोगों के पास जो रिज़ल्ट कुछ बनेगा वो इस तरह से बनेगा जी। अब ये भी मॉड वैल्यू है, ये भी मॉड वैल्यू है। अब आप लोगों के पास क्या होगा कि लिमिट के अंदर मॉड वैल्यू जा सकती है, इस पे लिमिट की रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, कोई इनइक्वालिटी का साइन नहीं आता, वो सेम रहता है। इसका मतलब जब लिमिट अंदर चलेगी तो अंदर चलेगी, मतलब मॉड वैल्यू अंदर चलेगी, लिमिट बाहर आ गई। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आगे एक रिजल्ट यूज़ होगा। मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। ये बेसिकली तो रियल एनालिसिस 2 में पढ़ते हैं हम लोग रिजल्ट, क्योंकि रियल एनालिसिस 2 अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ चुके तो इस रिजल्ट का देख लें कि अगर आप लोगों के पास एक मॉड वैल्यू इंटीग्रल के बाहर लिखी हुई है एफ ऑफ डी अल्फ़ा, ये हम लोग रिमाल स्ट्रेटजीज इंटीग्रल करते हैं, उसके अंदर ये चीज़ हम लोग प्रूव करते हैं कि अगर मॉड वैल्यू आपके पास इंटीग्रल से बाहर हो, तो जब मॉड को आप इंटीग्रल के अंदर लेके जाएंगे तो वो जो बाहर वाली चीज़ है वो छोटी हो जाएगी, मतलब ये इनइक्वालिटी बनेगी, इंटीग्रल एफ डी अल्फ़ा, ये चीज़। अब ये वाला रिजल्ट जो है हम इधर यूज़ कर रहे हैं कि जब अब इंटीग्रल इधर बाहर था ना, देखें अब ये जो मॉड वैल्यू है वो इस इंटीग्रल से बाहर है। जब इस इंटीग्रल से अंदर लेके जाते जाएंगे हम लोग, मतलब इस इंटीग्रल से मॉड वैल्यू अंदर जाएगी तो लेस देन वाला साइन जो है वो ये वाला ग्रेटर देन वाला, मतलब जो अंदर वाली साइड होगी, मतलब जिस तरफ मॉड वैल्यू अंदर आनी थी वो साइड बड़ी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर वो चीज़ बड़ी होगी। अब प्रोडक्ट में आप लोगों को पता है कि मॉड की एक रिज़ल्ट है आप लोगों के पास कि ए बी का मॉड इक्वल होता है ए मॉड बी मॉड। अब ये रिज़ल्ट इधर यूज़ हुआ हुआ है। अब यहाँ पर चूँकि टी की पावर जेड वाला और ये नंबर आपस में क्या आ रहे थे आप लोगों के पास, मतलब जो है वो प्रोडक्ट में थे, तो इसका मॉड और इसका मॉड जब आप लोगों ने अलग अलग किया वो इक्वालिटी का साइन ही आएगा, क्योंकि मॉड वैल्यू का प्रोडक्ट में सेम ही होता है, मतलब दो इकट्ठे नंबर्स का मॉड अलग अलग तरह के मॉड के इक्वल ही होता है। जबकि आप लोग जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ते हैं एडिशन वाली, इसमें लेस देन वाला साइन होता है, लेकिन इसके अंदर इक्वालिटी होती है। अब अगर आप लोग इस चीज़ को देखें, टी की पावर जेड आपने क्या कर दिया, अब ये वाली चीज़ किसके इक्वल थी, इसके, लेकिन ये चीज़ इससे छोटी थी, ये इसके इक्वल थी, ये इसकी इक्वल थी और ये इसकी इक्वल थी। इसका मतलब इसमें जो डोमिनेंट बनेगा वो ये वाला चीज़ बनेगा कि लेस देन वाली, तो इस वजह से इसने लेस देन कर लिया। देखें मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, नज़र इधर आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं ये लिखता हूँ, मिसाल है 5 इज़ लेस देन 8 इज़ इक्वल टू 2 + 6, मिसाल है 2 + 6, ठीक हो गया, 2 + 6 ठीक हो गया। अब देखा जाए तो अब 5 इससे छोटा था और ये इसके इक्वल था, तो इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ में हम ये भी लिख सकते हैं कि 5 इज़ लेस देन 2 + 6, 5 2 इन दोनों के सम से भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब अगर इसमें इस अंदर वाली टर्म को अगर हम इग्नोर करते हैं तो डोमिनेंट ये इनइक्वालिटी वाला साइन होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया कि डोमिनेंट हो गया इनइक्वालिटी वाला साइन, तो ये चीज़ इसकी इक्वल थी, ये इसकी इक्वल थी, लेकिन ये इससे छोटी होगी। अब अगली टर्म्स जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है और ये बाकी इक्वल बड़ी बड़ी आ जाएंगी, तो इस वजह से यहाँ पर ये वाला साइन डोमिनेंट हो जाएगा। तो अब ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ये थी और राइट हैंड साइड हमारे पास ये बन जाएगी। अब लेमा 3 इधर यूज़ हुआ है। अब लेमा 3 भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेमा 3 की जो स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई थी वो ये थी। लेमा 3 क्या था आपके पास कि ज़ीरो इफ़ ज़ीरो इज़ इक्वल लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन और इक्वल टू एन, एन जो है वो आप लोगों के पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती थी। अब इधर कौन सी चीज़ यूज़ होगी, अब इधर अगर थोड़ा सा मैच करें तो इधर आप लोगों को क्या चाहिए, मॉड वैल्यू ऑब्वियसली पहले ही पॉजिटिव होगी, वो अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो भी कर लें तो हमारे उसका कोई एज जो है वो यूज़फुल नहीं है हमारे लिए इतना यहाँ पर। तो इस वजह से हम ये वाला हिस्सा यूज़ करेंगे, इस इनइक्वालिटी का ये वाला हिस्सा, ठीक हो गया। अब देखा जाए
तो जब इस इनइक्वालिटी की जगह हम ये वाला हिस्सा छोटा, ये वाला पुट करेंगे, ये वाला हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा बड़े वाला, मतलब इस नंबर से बड़ा नंबर जब इसकी जगह पुट किया जाएगा तो आंसर और बड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। जिस तरह मैं आप लोगों को इधर एक एग्जांपल से समझा पाऊँ कि हमारे पास एक चीज़ पहले लिखी हुई है कि 5 इज़ लेस देन 8, मिसाल है 8, ये चीज़ पहले लिखी हुई है। अब जब हम इस 5 के और हमारे पास ये भी लिखा हुआ है कि हमारे पास 8 जो है वो 9 से लेस है, तो ऑब्वियसली बात होगी कि 5 अगर लेस देन 8 है या लेस देन 9 है तो दिस इम्प्लाइज 5 लेस देन 9 हो जाएगा। अब यही चीज़ इधर यूज़ हुई है कि जब आप लोग इस नंबर की जगह, मतलब इस नंबर जो ये आप लोगों के पास मॉड के अंदर वैल्यू आ रही है e⁻t -1 ओवर t की पावर t ओवर n होल पावर n। अब इस नंबर की जगह जब आप लोग ये वाली बड़ी इससे वैल्यू पुट करोगे तो इनइक्वालिटी फिर भी बड़ी हो जाएगी, मतलब ओवरऑल रिजल्ट फिर भी बड़ा ही रहेगा। बाकी तो तरफ ज़्यादा से सेम मल्टीप्लाई होगी ना, तो जब इसकी जगह इससे बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर फिर भी बड़ा ही रहेगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इस लेमा के मुताबिक ये वाला जो हिस्सा था इस हिस्से में से ये वाला हिस्सा हाफ हिस्सा पुट करेंगे। जब ये पुट करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग के पास, अब इस जीरो को भूल जाए, जब ये चीज़ पुट करेंगे अब ये चीज़ इससे छोटी है और जब इसके अंदर इससे बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ उसके साथ आके वो और मज़ीद बड़ी हो जाएगी वैल्यू। तो जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कि ये आप लोगों के पास मॉड वैल्यू ऐसी आ गई, ये लिमिट वाली वैल्यू वही आ गई। ठीक है, अब जब इसकी जगह इससे बड़ी वैल्यू पुट की तो वो मज़ीद फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही ग्रेटर दैन इक्वल टू का ही साइन था। ठीक हो गया। तो आप इसको एक और तर्ज में भी देख सकते हैं कि आप लोग इस इनइक्वालिटी के ज़रिए आप ये चीज़ बना लें। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसकी फिर मॉड वैल्यू लेंगे, दोनों तरफ मॉड वैल्यू लें तो दोनों तरफ इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं डलेगा। इसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे जी, आप लोग ये वाली जो टर्म है टी की पावर z-1 का मॉड, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। मॉड वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव वजह से मल्टीप्लाई करें तो आप लोग के पास इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, यानी नेचर चेंज नहीं होती, वो ग्रेटर देन में नहीं होती, जिस तरह से वह उसी तरह की रहेगी। फिर आप लोग क्या करते जी, आप लोग फिर दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेते। इंटीग्रल भी चूँकि लिया जाए तो दोनों तरफ इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर दोनों तरफ लिमिट ले लेते तो आप लोगों को ये चीज़ पता लग जाती कि ये वाली चीज़ एक तरफ आप लोगों के पास ये चीज़ बन जानी थी और एक तरफ जो है वो ये चीज़ बन जानी थी। आप लोग वो लिख भी सकते थे, वरना आप लोग ये भी लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, चूँकि इस नंबर से बड़ी वैल्यू जब हम इसकी जगह पुट करेंगे वो आंसर और मज़ीद बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। अब मैंने यहाँ पर जो बात लिखी हुई कि फैक्ट दैट एक्स का मॉड इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के पास इस तरफ अगर आप लोग देखें मतलब इस साइड पे, अब मॉड वैल्यू, ये मॉड वैल्यू है। ठीक है, अब ये मॉड वैल्यू इस नंबर से लेस है, बेशक लेस है, इस नंबर को भी फिलहाल जेन से निकाल दें। अब मॉड वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, इसका मतलब ये 0 ग्रेटर देन दिस मॉड वैल्यू, ये लेस देन दिस, और जब इसकी जगह बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ये मजीद और बड़ा हो जाएगा आंसर। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोग ये वाली और इस बीच वाली टर्म को इग्नोर कर देंगे तो बड़े वाला साइन फिर भी ऑब्वियस रहेगा। तो आप लोगों ने अगर इग्नोर की तो बस यहाँ पर इसका थ्योरम का तकरीबन एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर देखें, ज़ीरो ऑब्वियसली था, मॉड वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 ये वाली मॉड वैल्यू होगी। अब ये लेस देन वो लिमिट वाला आंसर जो हम लोगों ने लेमा 3 के बाद यूज़ करके ये वाला बनाया था, अब ये वाली चीज़ आ गई है, ये और लेस देन ये आप लोगों के पास ये चीज़ आ गई आप लोगों के पास। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों ने क्या किया, 1/n को चूँकि इंटीग्रल डी टी के लिहाज से ले रहे हैं तो जो n वाली, सिर्फ n वाली टर्म बचेगी जिसमें टी इंक्लूड नहीं है, वो आप लोग बाहर ले लेंगे। 1/n बाहर ले लिया आप लोगों ने। आप लोगों के पास टी की पावर स्क्वायर था और टी की पावर आर की रियल जी था और टी की पावर अच्छा, ये रियल जी कैसे आया ये देखें। आप लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो टी की जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आप लोग पढ़ते हैं ना कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो ये होता है कि जब आप इस तरह लेते हैं ना जी, इसकी मॉड वैल्यू लेते हैं ना, ये आप लोगों के पास टी इसका रियल फंक्शन आ जाता है इधर, रियल जी। ठीक हो गया। अब ये कैसे आता है, मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, स्पेसिफिक मिसाल दे के समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ इसका आइडिया हो जाए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग ये पढ़ते हैं ई की पावर जी, मतलब मैं आप लोगों को सिंपल से सिंपल फॉर्म में समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसका कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए। अब z को अगर हम लोग लेते हैं, z को एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई ले लें, या आप लोग चूँकि इधर रियल नंबर x में बनाना है तो आप लोग इधर x प्लस वाई आई ले लें। ठीक है, x प्लस वाई आई जेड को ले लिया, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस वाई आई। एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन के मुताबिक e की पावर x और e की पावर वाई आयोटा। ठीक हो गया। अब इसकी तरफ इधर भी मॉड वैल्यू ले लें, इधर भी मॉड वैल्यू ले लें। अब e की पावर x हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, आप इसकी डोमेन से जानते हैं कि e की पावर x हमेशा जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रहता है, सॉरी ग्रेटर दैन 0 रहेगा, क्योंकि 0 के इक्वल भी नहीं होता ये कभी, क्योंकि आप e की पावर 0 भी ले लें तो वो आंसर 1 देता है आप लोगों को।
तो इसका मतलब यहाँ पर ये मॉड वैल्यू ऐसी पॉजिटिव है तो ई की पावर एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों के पास अंदर बचेगा मॉड के अंदर ई की पावर वाई आयोटा। आप लोगों ने यूलर आइडेंटिटी पढ़ी होगी, अगर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा है तो उसमें ये होता है यूलर आइडेंटिटी में कि ई की पावर आयोटा एक्स जो है वो बेसिकली कॉज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स होता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब अगर आप लोग ये चीज़ इनक्वालिटी इधर यूज़ करें तो ई की पावर एक्स और ये मॉड वैल्यू बनेगी कॉज वाई प्लस आयोटा साइन वाई। और आप लोगों को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ही मॉड वैल्यू निकालने का पता होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ी नहीं पढ़ी तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि आप रियल कंपोनेंट का स्केयर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्केयर आप लोग कर देते हो तो आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स और यहाँ पर जब मॉड वैल्यू लेंगे तो वो कॉस स्केयर वाई प्लस साइन स्केयर वाई। अब आप लोगों के पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये 1 हो जाएगा तो ई की पावर एक्स। अब एक्स क्या था आप लोगों के पास, जेड का रियल था, तो इसका मतलब ई की पावर रियल जेड आप इसको लिख सकते हो। अब यही काम इधर हुआ है। अब उस ई की जगह इधर टी था, इधर कोई ना कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी ईलर जैसी ही यूज़ होगी मॉडिफाइड में, तो वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो मैंने बस आप लोगों को वो सिनेरियो समझाने के लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके आप लोगों को बताया है कि जो आप लोगों के पास इधर आ रहा था, इधर टी की पावर जेड आ रहा था ना, तो इसको आप लोगों ने टी की पावर जेड और टी की पावर -1 अलहदा कर लिया, जिससे मैं आप लोगों को चले इधर स्टेप लिख भी देता हूँ। ये इक्वल हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 से n ई की पावर -t टी स्केयर ओवर n। ये मॉड वैल्यू आ गई आप लोग के पास। ठीक हो गया। और ये टी की पावर z और डॉट टी की पावर -1 और ये मॉड वैल्यू इस तरह। अब यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को मॉड वैल्यू का पता पॉजिटिव करता है। अब ई की पावर -t एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है आंसर उसका, वो तो पॉजिटिव हो गया। ये मतलब ई की पावर t पॉजिटिव है। ठीक हो गया। टी स्क्वायर भी पॉजिटिव टर्म होती है। एन भी आप लोग इसकी स्टेटमेंट में जब लेमा 3 यूज़ किया था आप लोगों ने, वहाँ पर आप लोगों ने ये क्या कहा था कि एन पॉजिटिव इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव हो गया। अब मॉड का पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव का मॉड लें तो वो उसी के इक्वल आता है। ठीक हो गया। तो इस वजह से आप लोगों ने इधर क्या किया, मॉड वैल्यू इस नंबर में आप लोगों ने नोट किया होगा कि यहाँ पर मैंने यहाँ मॉड वैल्यू हटा दिया। इस वजह से हटाया क्योंकि एन भी पॉजिटिव, टी स्क्वायर भी पॉजिटिव, ई की पावर -t भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर मॉड लगाने की कोई सेंस नहीं बनती। तो क्योंकि मॉड वैल्यू अगर पॉजिटिव नंबर के लिए वो उसी के इक्वल आती है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएँ इसके बारे में। अब यहाँ पर देखें तो इसके पर अगले स्टेप में यहाँ पर मॉड इन दोनों पे अलग-अलग आएगा। अब टी जो है वो आप लोगों के पास आप लोग ले चुके हो कि टी आप लोगों के पास एन से छोटा है, और यहाँ पर टी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो जब आप 1/t करेंगे तो इसकी मॉड वैल्यू में नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। अगर इसके अंदर नेगेटिव आ रहा है, अगर तो ये पॉजिटिव है टी, अगर तो पॉजिटिव है फिर तो वेल एंड गुड, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर टी पॉजिटिव नहीं है तो मॉड वैल्यू उसको पॉजिटिव बना देगी, जिसकी वजह से आप यहाँ नोट करेंगे कि यहाँ मैंने सिर्फ टी की पावर -1 लिखा है, यहाँ मॉड वैल्यू ख़त्म कर दिया। अब रह गई बात सिर्फ और सिर्फ टी की पावर जेड की, जब मॉड वैल्यू लगाएंगे। अब टी की पावर जेड मैंने आपको बता दिया कि वो जिस तरह ई की पावर में ई की पावर रियल जी आया था, तो इसी तरह यहाँ पर जब जेड एक्स प्लस आयोटा वाई यानी रियल जी प्लस इमेजिनरी जी आप लोग करेंगे तो आप लोगों के पास वो क्या आएगा, जब उसका आप लोग मॉड लेंगे वो इसी तरह कोई यूलर आइडेंटिटी बनेगी, तो वो बन के वहाँ पर वो स्केयर हो के वो कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर वो 1 हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों के पास जो बचेगी टर्म वो टी की पावर रियल जी वाली बनेगी। तो इस वजह से यहाँ पर फिर मैंने मॉड की जगह टी की पावर रियल जी लिख लिया। ठीक हो गया जी। अब आप लोग क्या करेंगे कि टी इधर टी की पावर स्केयर है, इधर रियल जी है, इधर -1 है, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी, टी स्केयर प्लस रियल जी -1 हो जाएगा और ई की पावर टी हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों ने लिमिट चूँकि प्रोडक्ट में है, दोनों तरफ लिमिट को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आप लोगों को लिमिट के रूल्स का पता होगा कि लिमिट प्रोडक्ट पे अलग-अलग होके आ जाती है। तो इसका मतलब 1/n पे लिमिट अलग आ जाएगी और इस इंटीग्रल पे लिमिट अलग आ जाएगी। अब अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें तो अब यहाँ पर सिर्फ क्या चीज़ बच गया है, टी स्क्वायर 2 - 1 1 बच जाएगा, तो रियल जी प्लस 1 बन जाएगा। अब ये चीज़ जो इंटीग्रल ये वाला इंटीग्रल बनेगा, ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। अब ये कन्वर्ज किधर करता है, ये रियल जी ग्रेटर दैन 0 पे करता है। और ये क्यों करता है, इसी वजह से मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग जो है वो कन्वर्जेंस इसकी पहले देख के आइएगा ताकि आप लोगों को पता हो। और यहाँ पर वो पहली लाइन यूज़ होती है जहाँ पर मैंने लिखा होता है कि 1 कन्वर्ज। जो पहली लाइन मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो पहली लाइन मैंने आप लोगों को ये लिखी हुई थी, ये वाली कि वी नो दैट राइट हैंड साइड ऑफ 1 कन्वर्जेस। अब ये क्यों कन्वर्ज करती है, ये आप लोग या तो इंटीग्रल टेस्ट के ज़रिए कर सकते हैं प्रूफ, या फिर आप लोग वो गामा फंक्शन की मतलब कन्वर्जेंस को देख आइएगा ताकि आप लोगों को पता हो कि ये किस वजह से है।
अब जो उन्होंने करवाए हुए हैं ना, वो जो राविनी ट्यूटोरियल का मैंने आप लोगों को मतलब हवाला दिया था, उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं करवाया हो, उधर उन लोगों ने एन यानी कि एक नेचुरल नंबर या यूँ कह लें कि एन एक इंटीजर के तौर पर करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से रिलेट करके इंटीजर्स यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, वरना आप लोगों को एज सच कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कन्वर्जेंस की इसकी इतनी खास इधर ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। वैसे तो कन्वर्जेंस जो है वो गामा फंक्शन की रियल एनालिसिस 2 में पढ़ाई जाती है, गामा और बीटा फंक्शन की जो कन्वर्जेंस होती हैं। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है, ये लिमिट के साथ वाला ये जो इंटीग्रल है, ये वाला, ये सारे का सारा कन्वर्ज करेगा। और कन्वर्ज करने का मतलब ये होता है कि इस इंटीग्रल का जो आंसर आएगा, यानी आप इसको लिमिट अगर पुट कर दें, ये इंटीग्रल बेसिकली बन जाएगा, ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये कन्वर्ज कब करेगा? जब रियल जी ग्रेटर देन जीरो होगा। इसी वजह से फिर आप लोग स्टेटमेंट के साथ रियल जी ग्रेटर देन जीरो लिखते हैं। तो ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। अब कन्वर्ज करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास आंसर कुछ ना कुछ फाइनाइट आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। अब वो कुछ भी आ सकती है। अब इसका मतलब इसकी फाइनाइट वैल्यू हम लोगों ने वो से, यानी कि से का मतलब ये है कि वो कह लें कि हम लोग लेट कर लें कि वो ए के बराबर है। ठीक है, वो ए के बराबर है। इस वजह से हम लोगों ने इसको, क्योंकि ये कन्वर्जेंस था रियल जी ग्रेटर देन जीरो के ऊपर, तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ज कर दिया। वो इस मिसाल है, हम कह देते हैं कि ए को कन्वर्ज करता था। अब इस आंसर का जो लिमिट का आंसर आएगा, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे वो जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब जीरो इंटू जीरो दिस जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए तो जीरो लेस देन दिस और ये लेस देन जीरो आ गया। अब एक नंबर जीरो से बड़ा भी है और जीरो से छोटा भी है, तो उसके ऊपर सिर्फ ये कंडीशन हो सकती है, मतलब इक्वल टू का साइन भी है ना दोनों तरफ, तो उसके ऊपर सिर्फ ये कंडीशन हो सकती है कि वो जीरो के इक्वल हो। इसका मतलब यहाँ पर ये जो मॉड वैल्यू है जीरो के इक्वल है। और आप लोगों को पता है कि अगर एक्स का मॉड जीरो हो, तो आप लोगों को थ्योरम था कि मतलब ये मैंने लिखा भी हुआ है कि एक्स का मॉड जीरो होगा इफ़ ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो उसकी वजह से आप लोगों को ये अंदर वाली चीज़, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर मॉड किसी टर्म का या पॉजिटिव वैल्यू किसी की जीरो के इक्वल है, तो वो अंदर मॉड के अंदर जो टर्म होती है वो भी जीरो हो, तब ये पॉसिबल है। तो इस वजह से आप ये चीज़ पॉसिबल होगी जीरो के बराबर। ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि आप लोगों के पास जीरो से इन्फिनिटी ये जो इंटीग्रल माइनस गैमा ऑफ जी जो डिफरेंस था, ये जीरो के इक्वल हो, या आप लोगों ने जीरो के इक्वल प्रूव कर लिया है। तो इसका मतलब आप गैमा ऑफ जी को इसी तरह इक्वल उधर ले जाएं। और ये चीज़, अब ये रियल जी किस वजह से लिखा हुआ है? ये इस स्टेप की वजह से लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाला इंटीग्रल जो था, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये रियल जी ग्रेटर देन जीरो के लिए कन्वर्ज करता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लोग डेफिनेशन लगाएंगे, तो इस कंडीशन को आप यहाँ ऐड कर दें कि रियल जी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तब होगा। तो इस वजह से ये था जी हमारे पास इसका प्रूफ। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों का बीटा फंक्शन शुरू करेंगे, और फिर आगे फर्दर हम लोग गामा बीटा और गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के दरमियान डिफरेंट रिलेशंस और इस तरह आगे फर्दर मूव करते चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर जहाँ पे जो पॉइंट मिसिंग है, जिस पॉइंट की ना समझ आए, तो आप लोग वो पूछ लीजिएगा, आप लोगों को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। तो मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नए लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।